क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम ये विनिर्माण उद्योग वाले चैप्टर से पढ़ा रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो समझें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं। मतलब जो हम लोग डेली उपयोग करते हैं सामान, उस सामान की सूची बनाएं। जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ इत्यादि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। यानी कुछ मापदंड लेकर के यदि हम विनिर्माण उद्योगों को बांटें या विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करें, तब हम विनिर्माण उद्योगों को आराम से समझ सकते हैं, आसानी से। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। यानी कच्चा माल जो उद्योग है उसके लिए कौन सा कच्चा माल चाहिए, तो इसके आधार पर। अब इसमें पहला है कृषि पर आधारित। यानी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, काफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। तो इन चीज़ों के उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से मिलता है। दूसरा, खनिज पर आधारित, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इसमें लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग आते हैं इसमें। ये खनिज पर आधारित उद्योग हैं। अब देखिए, प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मतलब ये उद्योग जो है दूसरे उद्योगों का आधार हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। यानी इन उद्योगों से जो वस्तु प्राप्त होती है उससे दूसरे उद्योग लगाए जाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। यानी जिन चीज़ों का उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज़, यानी ये सीधे निर्मित होते हैं और सीधे उपभोक्ता के लिए उपयोग में आने लगते हैं। पंखे, सिलाई मशीन आदि, तो ये उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तन होती रहती है। निवेश की जो सीमा है ये समय के साथ साथ बदलती रहती है और अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे, यानी ये वो उद्योग हैं जहां किसी देश का पैसा लगा होता है, यानी सबका पैसा। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग आते हैं इसमें। यानी सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं और सरकार के द्वारा संचालित होती है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। अब देखिए, दूसरे निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में, या तो एक व्यक्ति संचालित कर सकता है या कई लोग मिलकर के संचालित कर सकते हैं इन उद्योगों को, या उनके द्वारा संचालित।
टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये उदाहरण हैं इनके, और डाबर उद्योग। अब देखिए संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, यानी सरकार भी पैसा लगाती है और निजी क्षेत्र के लोग भी पैसा लगाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए सरकारी उद्योग, सरकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, यानी जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले, कच्चा माल जो उत्पादित कर रहे हैं वो और श्रमिक दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, तो भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब इस तरह से ये इतने प्रकार के ये उद्योगों का वर्गीकरण। अब इसमें कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न 2 वर्गों में विभाजित करना है इनको। तो ये आप लोगों को करना है, तेल बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश और मोटरसाइकिल। तो इसमें आप लोगों को कच्चा माल और तैयार माल भार के आधार पर अलग अलग इन चीज़ों को बांटना है। अब देखिए कृषि पर आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। इसमें वस्त्र उद्योग, ये कपास की खेती कपास से बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे प्राचीन समय में। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पा रहे थे जी। अब ये इसके द्वारा भी समझ लें, रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई व परिष्करण, वस्त्र विनिर्माण, यानी इस तरह से सब मतलब वस्त्र उद्योग में सबसे पहले रेशा बनाया जाता है, फिर धुनाई कताई होती है, फिर बुनाई होती है, फिर रंगाई होती है, और इस तरह से वस्त्र निर्मित हो जाता है। कच्चा, रेशा, सूत, कपड़ा और वस्त्र गारमेंट, इस तरह से ये सूती वस्त्र का बना करके सूती वस्त्र उद्योग में ये होता है जो है। अब आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। गुजरात और महाराष्ट्र इन 2 क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, तो वहीं पर ये सूती वस्त्र उद्योग विकसित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, यानी पत्तन भी नज़दीक है वहाँ से, श्रम,
नमी युक्त जलवायु, वहाँ की जलवायु नमी वाली है, आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। यानी वहाँ पर ये उद्योग इसलिए विकसित हुए क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें सभी उपलब्ध थीं। कपास की उपलब्धता थी, बाजार थे, परिवहन की सुविधाएं थीं, पत्तन की सुविधाएं थीं और श्रम भी मिल रहा था और नमी युक्त वातावरण मिल रहा था, जलवायु मिल रही थी। तो इस तरह से वहाँ पर इन उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा मिला। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है, सूती वस्त्र उद्योग। यानी इतने तरह के काम इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, कताई का कार्य, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। यानी ये जगह जगह हो रही है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, यानी कताई का काम विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया था? इसीलिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये आयात करते हैं भारत के सूती वस्त्र का। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1/4 भाग इस सूती वस्त्र उद्योग पर है और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। यानी उतनी अच्छी मशीनें नहीं हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। बच्चों, इस नक्शे के द्वारा इसमें देखिए सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग
ये जो है अलग अलग चिन्हों से दर्शाए गए हैं। तो ये आपको इस नक्शे में देख करके उन स्थानों को अपनी कॉपी में लिखना है कि किन किन स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हैं, किन किन स्थानों पर ऊनी वस्त्र उद्योग हैं और किन किन स्थानों पर रेशम वस्त्र उद्योग हैं। ये कार्य आपको अपनी कॉपी पर करना है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।